सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 9 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर तो हमारी जो लोकसभा में एथिक्स कमेटी है, जो आचरण समिति होती है, उन्होंने महुआ मोहित्रा जी को निष्कासित कर दिया लोकसभा से। उनके जो आरोप लगाए गए थे, वो कमेटी ने कहीं न कहीं एक सांसद के ऊपर गंभीरता को दिखाते हुए और जो निर्णय लिया उसके तहत उनको संसद से निष्कासित कर दिया गया है। इसमें जो आरोप थे अगर हम ना भूलें तो वो है, पहली बात तो प्रश्नकाल में या कुछ संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप। अब संसद में पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने से क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको ये जानना है कि इस रास्ते पर कब एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनने वाला है या फिर कब एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर टाइप आने वाला है, और मेरा यहाँ मतलब कम से कम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हो रहा है, या कोई पोर्ट है, बंदरगाह है, उस बंदरगाह में कब मतलब बेसिकली जितने बंदरगाह हैं उनके लिए कौन सी योजनाएं आने वाली हैं। ये खबरें कोई सरकारी स्तर पे नहीं मिल पाती हैं कि आप गए बाबू को पैसे दिए और निकाल ली। ये खबरें ऊपर सीधे गवर्नमेंट लेवल की होती हैं, जो बिल्कुल टॉप लेवल से मिल पाएंगी। अगर आपने किसी को पैसे दिए और उनसे ये बोला कि भैया आप एक काम करिए, प्रश्नकाल में आप पूछिएगा कि सरकार ये बताए कि सड़क निर्माण को लेकर या राजमार्गों के निर्माण को लेकर क्या प्रगति की जा रही है, भविष्य में क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे ही पता लग जाएगा कि हाँ नहीं ऐसा होने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, या ये पूछा गया कि बंदरगाह निर्माण, पोत निर्माण में सरकार की क्या आगामी योजनाएं हैं, क्या भविष्य में करने वाली है, तो जैसे ये खबर मिल जाएगी वैसे ही जो बिजनेसमैन या व्यापारी वर्ग जो होगा वो अपना निर्णय ले पाएगा कि भैया हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, शुरुआत से अपनी योजना कहाँ बनाएं, जो कि गलत है। पूरी तरीके से चीटिंग कहेंगे इसे हम, ये एक प्रकार की चीटिंग है। और दूसरा इन पर आरोप ये भी लगा था कि इन्होंने संसद के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो एक सांसद की लॉगिन आईडी होती है, वो लॉगिन आईडी क्या होती है, एक पोर्टल होता है। पोर्टल बेसिकली क्या होता है कि अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। उस पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं पार्लियामेंट में, और जो रिक्वेस्ट सांसद डालते हैं उन पे क्या अपडेट आई है, कोई एक्स वाई जेड चीज़ें हैं सांसद होने के नाते, कोई मान लीजिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कलेक्ट्रेट से कुछ नोटिस आया है या फिर कोई काम है, तो वो सब आपका इनके आईडी पे आ जाता है। ये एक तरीके से आप किसी अब देख रहे हैं, बैंक में लोग काम करते हैं तो उनकी आईडी होती है, ठीक है, पुलिस में लोग काम करते हैं उनकी भी लॉगिन आईडी होती है, कॉरपोरेट कंपनीज़ में लोग काम करते हैं उनकी भी लॉगिन आईडी होती है। ऐसे ही लॉगिन आईडी होती है संसद पार्लियामेंट के लिए इनकी भी। तो इन्होंने ये भी आरोप लगाया गया था कि इन्होंने अपनी जो लॉगिन आईडी डिटेल्स थी जो शेयर कर दी थी, और इस लॉगिन आईडी से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप पार्लियामेंट में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी गंभीर आरोप लगाया इनके ऊपर, जो कि अब एथिक्स कमेटी ने जो भी निर्णय लिया है उसके तहत अब इनको निष्कासित कर दिया है। अब इनकी सीट जो है इनकी खाली हो गई है। रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था इनके ऊपर। आगे देखते हैं। यहाँ पे है ये अगला लेख जो है वह शक्ति की सीमा। ये आचार समिति की रिपोर्ट को लेकर ही आपस में अध्ययन कर लीजिए, आपके लिए से कुछ खास इसमें दे नहीं रखा है। आपस में बस ये जान लीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट में कौन सी कमिटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट में कौन सी कमिटीज़ होती हैं, उनमें कौन कौन मेंबर होता है, उनका आर्टिकल क्या है, सेक्शन कौन सा है, किसमें वो कमेटी आती हैं। इतना ही काफ़ी है आपके लिए जानना। इसके अलावा बाकी सब खबरें हैं राजनीति का, मत जाइए उनमें, ठीक है। प्रिविलेज के बारे में पढ़ लीजिएगा।
मैं अगर फिर से बताऊँ आपको, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं, व्हाट आर दी प्रिविलेजेस, ठीक है, ये भी आप अध्ययन करिएगा एक बार। चलिए, अगला आर्टिकल बहुत अच्छा है, महिलाओं को लेके है, महिला सुरक्षा। लैंगिक भेदभाव केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का यथार्थ है। लड़कियों को अधिकार बहुत संघर्ष के बाद ही मिल पाए हैं, पर अब भी उन्हें समाज में सुरक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया है। आए दिन सड़कों, ट्रेनों, बसों और घरों, खेतों, दफ्तरों में लड़कियों का सब कुछ झेलने के लिए मजबूर होती हैं। अगर हम देखें साथियों, तो हाल ही में जो आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है 2022 वाली, जो कि बेसिकली 5 महीना लेट है, इसलिए अब आ रही है। उस रिपोर्ट में भी बताया गया कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध जो हैं उनका ग्राफ बढ़ रहा है, वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, जिसमें चोरी चकारी, रेप और हरासमेंट और छेड़खानी सब लिख इन्वॉल्व है आपका, ठीक है। कैसे महिलाओं को चेन स्नैचिंग हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें हैं आपकी, उनको परेशान करा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इन व्यवहारों के विरुद्ध कानून नहीं है, लेकिन वह इतने मजबूत नहीं है कि इन घटनाओं को रोक सकें। कभी राजनीति तो कभी पैसे, शक्ति और भाई भतीजावाद इस तरह के कानून पर हावी हो जाते हैं। सिर्फ नारों और विज्ञापनों से समाज को सोच नहीं बदल सकती। पिछले दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी परिसर की एक छात्रा रात में अपने दोस्त के साथ घूम रही थी, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने उसके साथ बदसलूकी की, बंदूक की नोक पर उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया। बनारस, चंडीगढ़ और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाओं का होना कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, मगर कुछ दिनों के बाद हंगामे के बाद इन सब भूल जाते हैं। स्त्रीवादी लेखिका कमल भसीन कहती हैं कि पितृसत्ता के खिलाफ आवाज़ न उठाने वालों को इससे मिलने वाले फ़ायदे इतने पसंद आते हैं कि वह इसकी बुराई देखती ही नहीं हैं। इसलिए स्पष्ट है कि जब किसी तो को इन घटनाओं में बुराई दिखाई ही नहीं देगी, तो वे ना इनको रोकने का प्रयास कैसे करेंगे। जिस परिसर में घटना घटती है, केवल वही के कुछ छात्र कुछ दिन चिल्लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मीडिया में खबर प्रकाशित होती है और फिर सब जगह खामोशी पसर जाती है। अगले दिन फिर कोई नई घटना चर्चा में आती है। इस तरह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और दुर्व्यवहार निरंतर जारी है। पेरियार ईवी रामास्वामी ने कहा था कि पुरुष सत्ता और पूंजीवाद दोनों के विनाश के बिना किसी आधुनिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पुरुषों द्वारा महिलाओं को गुलाम समझने की प्रवृत्ति पर वह लिखते हैं कि पुरुष के लिए एक महिला उसके रसोइये, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन का साधन है और उसे संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी हुई गुड़िया है। उनका एक तर्क आज भी सत्य सिद्ध होता है। एक महिला से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बने। उसके बाद कुछ अपने लिए सोचे। ये सारी अपेक्षाएं पुरुषों से क्यों नहीं की जाती? ग्लोरिया स्टेनम कहती हैं कि महिलाओं को दुनिया के अनुरूप बनाने की मत सोचो, बल्कि दुनिया को महिलाओं के अनुरूप बनाने की सोचो। गुलेरिया का ये तर्क जी.डी. एंडरसन के तर्क को समर्थन देता नजर आता है, जो मानती हैं कि नारीवाद महिलाओं को मजबूत या सशक्त बनाने के विषय में नहीं है। महिलाएं पहले से ही मजबूत हैं, बल्कि यह उसके दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। नारीवाद जो है दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। हम डिक्टेट नहीं कर सकते हर बार कि महिलाओं को कैसा आचरण रखना चाहिए समाज में। हमें समाज को बताना होगा कि उन्हें कैसा आचरण महिलाओं के प्रति रखना होगा। अगर नहीं कह सकते तो फिर खुद को श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली और महिलाओं को अधीनस्थ तथा कमज़ोर कहने की मानसिकता बदल लेनी चाहिए। मतलब अगर हम उनको बराबरी नहीं दे सकते तो हमें ये बदलना पड़ेगा, जो हमने एजेंडा बना रखा है। महिलाओं के अधिकारों की बात करना प्रायः पुरुषों से घृणा करने का प्रतीक मान लिया जाता है। महिलाओं के स्वभाव को अहिंसक, विनम्र, शांत, भावनात्मक, त्यागशील, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार और संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध के रूप में प्रचारित करके समाज महिलाओं को अपनी मुक्ति के संघर्ष में हिस्सा लेने और आवाज़ उठाने से रोकते हैं। देखिए, हमको अगर हम बात करें महिलाओं को लेके, तो हमको उनको उनके राइट्स
सोशल रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। हालांकि आज की तारीख में लगभग हर बड़े पद पे महिलाएं हैं, टॉप पोस्ट पे सीईओ से लेकर राष्ट्रपति तक। हमको महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने पॉश कानून भी लाए थे सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए। हम इक्वल वर्क एंड पे की बात कर रहे हैं। हमको ज़रूरत है कि समाज में हमको ये एजुकेशन लेवल से भी अब ना सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है लोगों में। सेंसिटाइजेशन, ठीक है, सेंसिटिविटी, ठीक है। कहा जाता है कि महिलाओं का काम परिवार की सेवा और बच्चों को लालन पालन करना है, उन्हें वहीं तक सीमित रखना चाहिए। पर आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं अग्रणी ना हो। एक महिला क्या करती है ये या क्या करना चुनौती है, ये पूरी तरह उसका निर्णय होना चाहिए जैसा एक पुरुष का होता है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, वेरी वंडरफुल। कटाक्ष है ये समाज के ऊपर। ये सब पॉलिटिकल खबरें आप मत देखिए, जरूरत नहीं है। कैंसर से जूझ रहे जूनियर महमूद, जो कि बहुत लंबे समय से तबीयत खराब चल रही थी इनकी, उनका निधन हो चुका है। तो ये ज़रूरी है, जूनियर महमूद साहब जो है बहुत ही नामी एक्टर रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, दुखद खबर है ये। अदिति महेश्वरी को मिला है फ्रांस का अवार्ड, मिला है फ्रांसीसी सम्मान। ये लेखक हैं। हिंदी प्रकाशक अदिति महेश्वरी को शेवलियर डिज आर्ट एटलेट सम्मान के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। तो ये करंट अफेयर्स के लिए हमारे सामने आ गया है कि हाल ही में कौन सी लेखक को फ्रांस का अवार्ड मिला है। शेवलियर डिस मिला है, तो अदिति महेश्वरी जी को मिला है, ठीक है। और हाल ही में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग गई थी, उसमें निर्णय कुछ खास नहीं लिए हैं, रेपो रेट वगैरह को चेंज नहीं करा है। बाकी और डिटेल जो है वो हम हमारी वेबसाइट पे आपको शेयर कर देंगे इसके बारे में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वेबसाइट पे जो ब्लॉग आएगा उसको। बाकी अच्छे इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर रहिए, आप इन वीडियोस को देखिए, पुरानी वीडियोस को भी आप रूबरू होते रहिए। बहुत ही कम समय लगता है इन वीडियोस को देखने में। आपका जो डेली का करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। इवन जो करंट अफेयर्स इस वीडियो में नहीं कवर करी हमने, जो उस अखबार में थी ही नहीं, हमने वो वेबसाइट में ब्लॉग के माध्यम से कवर करी हुई है। आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, वो ब्लॉग पढ़ सकते हो। बाकी डेली एडिटोरियल जो है वो हम इसी में कवर कर लेते हैं। इससे ज़्यादा आप जो भी करते हैं वो और अच्छा है, आपके ऊपर है। बट मिनिमम अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। मुख्य परीक्षा ऐसे आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।